हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ओसियन जीएस एकेडमी में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग आरओ के लिए विभिन्न कोचिंग संस्थानों के टेस्ट सीरीज सॉल्व करा रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग आज देखेंगे ध्येय आईएएस का टेस्ट 8 जो कि जीएस का है। इसका सेट वन ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। आज की सेशन में देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन जो कि है जीएस का 27 क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस आर्टिकल में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 275, आर्टिकल 301, आर्टिकल 302 या आर्टिकल 297। तो आपको बताना है कि संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की बात करी गई है। तो वो आर्टिकल कौन सा है? 301। कौन सा है वो आर्टिकल? 301 है। 301 का आर्टिकल कहता है कि जो संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में है ना व्यापार करने की सुविधा होगी, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होगी। ये आर्टिकल हमारा 301 कहता है। आर्टिकल 275 क्या कहता है कि विभिन्न राज्यों को वैधानिक अनुदान देने की बात करी गई है। वैधानिक अनुदान देने की बात किसमें करी गई है? आर्टिकल 275 में। अगर 297 की बात करें, 297 की बात करें तो किसी भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई अंतरराष्ट्रीय महासागर का कोई खंड आ जाता है या कोई द्वीप आ जाता है तो जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व का है तो उसका प्रशासन, उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो राज्य के पास ना होगा, वो केंद्र के पास होगा। ये बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 297 में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे जिससे आज हमारा ये टेस्ट कवर हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। यहाँ पे राजनीतिक दल दे दिया गया है, साथ ही साथ गठन वर्ष दे दिया गया है, किस वर्ष इनका गठन हुआ था। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इनका गठन कब हुआ था? 1998 में ही हुआ था, है ना। 1998 में ही हुआ था इनका। तो ये बात बिल्कुल सही है ना। IAIDMK, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। तो इसका क्या हो जाएगा? बी का क्या हो जाएगा? 3। तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, है ना। तो ये 2 से सुमेलित है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। तो राइट, तो ये हमारा 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन ए का हमारा ए है, बी का हमारा 3 है, बी का हमारा 3 है। तो यही हमारा बी में केवल 3 मिला है इसी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई थी। AIDMK की स्थापना 1972 में हुई थी। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982 में हुई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में हुई थी। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन। अब देखिए, किसी भी दल को राष्ट्रीय दल बनना और राज्य स्तर का दल बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। अगर उसको फुलफिल करता है तो वो पार्टी जो है राष्ट्रीय दल या राज्य स्तर की पार्टी बनती है ना। जैसे राष्ट्रीय स्तर की बननी हो, है ना, राष्ट्रीय स्तर का कोई भी पार्टी को वैधता मिलनी हो, है ना, राष्ट्रीय दल, तो उसको क्या चाहिए? उसके लिए 3-4 चीजें होनी चाहिए, है ना। 3-4 क्राइटेरिया हैं। पहला है कि लोकसभा है ना, लोकसभा या विधानसभा की चुनाव में, है ना, चुनाव होता है, लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में, है ना, 4 राज्यों में 6% वोट। कितने परसेंट वोट? 6% वोट, 6% वोट, है ना, या लोकसभा की, या, है ना, इसमें है ये। तो 4%, 4 राज्यों में 6% वोट मिल जाए, या लोकसभा की 4 सीट, है ना, 4 सीट, लोकसभा की 4 सीट जीत ले, ये 4 राज्यों में उसको 6% वोट मिल जाता है तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। राष्ट्रीय दल का मतलब पार्टी का दर्जा मिल जाता है, राष्ट्रीय दल के पार्टी का दर्जा मिल जाता है। दूसरा, या तो ये हो, या तो दूसरा और भी है कि जैसे कि लोकसभा की 2% सीटें, मतलब अगर लोकसभा की वर्तमान में बात करें तो 545 सीटें हैं। 545 सीटों में से 2%, है ना, 2% वो अगर सीटें लोकसभा की जीत जाता है वो पार्टी, तो उसको राष्ट्रीय दल का पार्टी घोषित किया जा सकता है। या तो या
और 2% सीट 3 राज्यों में जीतना चाहिए। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। ये नहीं कि केवल यूपी का है तो यूपी के 2% लोकसभा की सीटें जीत जाता है तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है, ऐसा नहीं है। उसको 3 राज्यों में 2% सीटें जीतनी होंगी तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल सकता है। या तो ये हो सकता है, या कम से कम, है ना, कम से कम 4 राज्यों का, है ना, कितने राज्यों का? 4 राज्यों का, 4 राज्यों में उसे दल का राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिला हो। कम से कम 4 राज्यों में उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिला हो, दल का दर्जा मिला हो। कहने का मतलब क्या है कि या तो उसे राज्य स्तरीय दल, देखिए राज्य स्तरीय दल को भी मिलने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनको फिलफिल करना होता है, तभी उसको राज्य स्तरीय दल का पार्टी घोषित किया जाता है। तो वैसे ही है दूसरा, या तो कम से कम 4 राज्यों में उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिला हो, ये हो सकता है। या लोकसभा के 2% सीटें जीतनी होंगी, वो 3 राज्यों में, 1 राज्यों में नहीं 3 राज्यों में जीतनी होंगी। या लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में 6% सीट जीत जाए, 6% वोट मिल जाए, उसको क्या है 6% वोट मिल जाए, या उसको 4 सीटें मिल जाए, 4 सीटें मिल जाए, 4 राज्यों में उसको 4 सीटें मिल जाए तो वो राष्ट्रीय पार्टी का उसको दर्जा मिल सकता है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये सारे किसके हैं? राष्ट्रीय दल के हैं, है ना, राष्ट्रीय दल के लिए ये सारे क्राइटेरिया हैं, ठीक है। क्या है ये सारे? कितने हैं? किसके हैं? राष्ट्रीय दल के लिए हैं कि किसी भी पार्टी को अगर राष्ट्रीय दर्जे का पार्टी घोषित करना है तो उसके लिए ये सारे प्रावधान किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित चुनाव सुधार समितियों को उनके गठन वर्ष के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, है ना। उनके गठन वर्ष के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, जैसे कि दिनेश गोस्वामी समिति, है ना, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या वोहरा समिति। आपको बताना है कि इनका बताना है कालक्रम कि कब किन वर्षों में इनका गठन किया गया है ना, किन वर्षों में इनका गठन किया गया है, तो आपको बताना है। अगर बात करें हम लोग दिनेश गोस्वामी का, दिनेश गोस्वामी समिति की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। कब हुई थी? 1990 में। तारकुंडे समिति की स्थापना कब हुई थी? तारकुंडे समिति की स्थापना कब हुई थी? तारकुंडे की स्थापना हुई थी 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं चुनाव सुधार समितियों से। सारे किससे हैं? चुनाव सुधार समितियों से। इंद्रजीत गुप्ता समिति का स्थापना कब हुई थी? 1998 में। कब हुई थी? 1998। वोहरा समिति की स्थापना कब हुई थी? वोहरा समिति की स्थापना हुई थी 1995। तो इसका क्रम लगा लीजिए आप, है ना। सबसे पहले तारकुंडे, तो 2 है हमारा 2, उसके बाद है 1, तो 2 1 4 3। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, है ना। दिनेश गोस्वामी समिति 1990, तारकुंडे समिति 1974, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 और वोहरा समिति 1995। तो इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ना। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये स्थानीय पवने हैं, है ना, स्थानीय पवने हैं और उनके सामने दे दिया गया है वो लोकेशन, वो देश, जैसे ब्लिजर्ड दिया गया कनाडा, ब्रिक फील्डर दिया गया फ्रांस, हरमटन दे दिया गया नाइजर, व पैम्पोरो दिया गया है अर्जेंटीना। तो आपको इसमें बताना बहुत आसान सा प्रश्न है। स्थानीय पवनों में हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो बहुत आसान सा प्रश्न है। तो आपको बताना है कि कौन सी स्थानीय पवनें किस देश में चलती हैं, है ना। जैसे ब्रिक फील्डर है ना। ब्लिजर्ड कहाँ का है? कनाडा का है, ये बिल्कुल सही है। हरमटन कहाँ का है? नाइजर का, ये भी बिल्कुल सही है। पैम्पोरो कहाँ का? अर्जेंटीना का है, ये ठंडी हवाएं हैं। ब्लिजर्ड भी क्या है? ठंडी हवा है। ब्रिक फील्डर कहाँ की है? ये ब्रिक फील्डर कहाँ की है? ये फ्रांस की ना होगी, कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है? विली विली है। कौन सी है? विली विली।
विली विली जो हवा है वो कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। तो यही हमारा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। ओके, ब्लिजर्ड कनाडा की है, हरमटन कहाँ की है, नाइजर की है, पेम्परो कहाँ की है, अर्जेंटीना की है। सारे सही हैं, लेकिन हमारा गलत क्या है, ब्रिकफील्डर ये कहाँ का है, न्यूजीलैंड का है। कहाँ का है ये, न्यूजीलैंड का है ना। तो ये बात आपको इसमें याद रखेंगे। फ्रांस का कौन सा है, फ्रांस का बुरान है। कौन सा है, बुरान। बुरान स्थानीय हवा कहाँ पे चलती है, फ्रांस में चलती है। कहाँ पे चलती है, फ्रांस में चलती है। विली विली कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है। पूछा है कि विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है, तो आपको बताना है जैसे मालदीव, युगांडा, बोत्सवाना या ब्राजील। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है। कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है। जैसे मालदीव की बात करें तो जैसे आपको पता है कि अगर हम लोग बात करें, हमारा ग्लोब है तो 0 डिग्री अक्षांश है ना, 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं हम लोग, कर्क रेखा है ना। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं हम लोग, मकर रेखा। तो पूछा गया है कर्क रेखा के बारे में, इसके बारे में हमसे पूछा गया है कि कर्क रेखा पर विषुवत रेखा पर कौन सा देश स्थित नहीं है। अगर हम लोग मालदीव की बात करें तो मालदीव हमारा क्या है, विषुवत रेखा पर स्थित है। युगांडा क्या है, ये भी हमारा विषुवत रेखा पर स्थित है। ब्राजील क्या है, ये भी हमारा विषुवत रेखा पर स्थित है ना। ब्राजील में विषुवत रेखा भी जाती है, मकर रेखा भी जाती है। अगर बात करें किसी भी महाद्वीप में जो तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो चाहे कर्क हो, विषुवत रेखा हो या मकर हो, तो वो कौन सा है, अफ्रीका है। अफ्रीका में ये तीनों ही अक्षांश रेखाएं गुजरती है ना। और अफ्रीका में अगर विषुवत रेखा का बात करें तो यहाँ पे कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है ना। और मकर रेखा है हमारा लिम्पोपो नदी है ना, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा में इंडिया में है माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। ये बात आप याद रखिएगा। तो विषुवत रेखा पर बोत्सवाना नहीं है। कौन है, बोत्सवाना नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। ओके, बोत्सवाना क्या है, ये मकर रेखा से जाती है। किससे, मकर रेखा से। किससे जाती है, ये मकर रेखा से। टोटल अगर विषुवत रेखा की बात करें तो इसमें 13 देश है ना। इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया। अगर दक्षिण अमेरिका की बात करें तो अगर मैंने मैप लिया हो तो आपको बता देंगे, हाँ है ना। तो यहां से गुजरता है हमारा यहाँ से क्या गुजरता है, विषुवत रेखा। यहाँ पे क्या है, इक्वाडोर है ना, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है। 3 देश साउथ अमेरिका के हैं है ना। कहाँ के हैं, साउथ अमेरिका के हैं। अफ्रीका के साओ टोमो है ना, साओ टोमो, गैबॉन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक है ना, युगांडा, केन्या, ये सारे क्या हैं, विषुवत रेखा से हैं। इंडोनेशिया का क्षेत्र आता है ना, इसमें इंडोनेशिया का क्षेत्र आता है। किरबाती हो गया, इंडोनेशिया हो गया। यहाँ पे क्या है, मालदीव है। ये सारे क्या है, साढ़े इक्वेटर से गुजरते हैं। सारे कहाँ से गुजरते हैं, इक्वेटर से गुजरते हैं। ऑलराइट, तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। आई होप आपको समझ में आया हो। चलते हैं क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी। बोत्सवाना नहीं है, बाकी सारे क्या है, विषुवत रेखा पे स्थित है। अगला पढ़ते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कारण कथन है ना। क्या कहता है कि लंदन व कोलकाता महत्वपूर्ण पत्तन के, मतलब बंदरगाह है ना। पत्तन मतलब क्या होता है, बंदरगाह। तो लंदन व कोलकाता, लंदन कहाँ पे, इंग्लैंड में है। कोलकाता कहाँ है, भारत में है। तो पूछा गया, कह रहा है कि लंदन व कोलकाता महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में विकसित है। अब जैसे कि मैंने बताया था, कथन और कारण में क्या लगाना आपको, कथन के बाद क्या लगाना आपको, क्योंकि नदियों के ज्वार जलयानों को नौ संचालन योग्य बनाने में सहायक होते हैं। जो नदियों की ज्वार होते हैं वो जलयानों को नौ संचालन योग्य बनाने में सहायक होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो लंदन कहाँ पे बसा है, टेम्स नदी के किनारे बसा है। कोलकाता कहाँ पे है, कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के किनारे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए। हमारा ए
आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो बंदरगाह का निर्माण क्या होता है, नदियों के ज्वार जलयानों को नौ संचालन युग बनाने में सहायक होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का भूकंप क्षेत्र निम्न में से किस पेटी के अंतर्गत आता है ना? किस पेटी के अंतर्गत आता है भारत का भूकंप क्षेत्र, है ना? मध्य महाद्वीपीय पेटी, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, और इनमें से कोई नहीं। अगर आपको कॉमन सेंस भी होगा और आपको पता होगा कि जो विभिन्न पेटियां हैं कहाँ अवस्थित हैं, अगर आप लोग महासागर से भी आइडिया लगा लेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं वर्ल्ड मैप, है ना? जैसे वर्ल्ड मैप देखो, अटलांटिक उन्होंने बोला अटलांटिक महाद्वीप प्लेट और पैसिफिक ओशियन प्लेट, है ना? तो हमारा इंडिया कहाँ पे है? हमारा इंडिया यहाँ पे है। और इंडिया में क्यों ज़्यादा भूकंप आता है? क्योंकि ये महाद्वीपीय प्लेट टकराते रहते हैं ना, महाद्वीपीय प्लेट, है ना? अगर इंडियन प्लेट होता तो भी सेंस था कि ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन अटलांटिक प्लेट पूछा है और पैसिफिक प्रशांत महासागरीय प्लेट पूछा है। अगर सबसे ज़्यादा भूकंप आता है तो कहाँ पे आता है? प्रशांत महासागरीय प्लेट में आता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये दोनों ही जो प्लेट है उनका भारत से कोई संबंध नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन में था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? मध्य महाद्वीपीय पेटी भारत में भूकंप आने के महत्वपूर्ण कारणों में से है। जो भारत का भूकंप आता है वो किस पेटी के अंतर्गत आता है? तो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है ना। प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, इसमें सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, है ना? सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, है ना? सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं इसी क्षेत्र में आते हैं। मध्य अटलांटिक पेटी और अटलांटिक कटक भी है ना, जो सबसे लंबा अटलांटिक में कटक है ना, महासागरीय कटक, वो सबसे बड़ा है अटलांटिक महासागर में। ये बात भी याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चापाकार डेल्टा का उदाहरण है? देखिए, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? जब नदियां निकलती हैं, हिमालय से नदियां निकलती हैं, ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं, तो ट्रैवल करके जब अपने मुहाने में महासागर से मिलने के पहले अवस्था जो होती है उनकी बहुत जो स्पीड होती है बहुत कम हो जाती है, उनका मंद ढाल हो जाता है। इस कारण जो अपने साथ अवसाद लाती हैं नदियां, वो आकर मर्ज होने से पहले स्टोर हो जाता है उनका, है ना? तो वो विभिन्न प्रकार के डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो पूछा गया है चापाकार डेल्टा, है ना? तो डेल्टा के टाइप है, ये प्रकार है, उनमें से एक प्रकार पूछा गया है चापाकार डेल्टा। तो आपको पता होगा कि चापाकार डेल्टा किस नदी के मुहाने में बनता है, जैसे कि ताप्ती का डेल्टा या नील नदी का डेल्टा या मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा या एब्रो डेल्टा। तो आपको बताना है चापाकार डेल्टा कौन सी नदी बनाती है ना? चापाकार डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जैसे अगर हम लोग बात करें मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा, तो मिसिसिपी किसके? पंजा आकार का कौन सा बनाता है? ये पंजा आकार का। कई बार क्वेश्चन आया है, पीसीएस में भी आया है, आरओ में भी आया है कि पंजा आकार का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है। ये कहाँ की नदी है? ये यूएसए की नदी है। कहाँ की है ये? यूएसए की नदी है ना? ज्वार नदमुख बनाते हैं ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। ज्वार नदमुख नर्मदा और ताप्ती, है ना? ताप्ती। नील नदी का डेल्टा, है ना? गंगा और ब्रह्मपुत्र का, ये सारे डेल्टा किसके हैं? चापाकार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। और एब्रो डेल्टा किसका है? दंताकार का है। कौन सा है? दंताकार डेल्टा का उदाहरण है कौन सा? एब्रो डेल्टा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस एक को काली मिट्टी भी कहा जाता है ना? काली मिट्टी कहा जाता है, जैसे कि पॉटजोल, चेस्टनट, लेटराइट या चर्नोजम, है ना?
तो आपको बताना है काली मिट्टी। अगर भारत में मिट्टी की बात करें, मिट्टी के प्रकारों में, तो लगभग 8 प्रकार की, मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र कवर करता है वो जलोढ़ मृदा है ना। लगभग 43% एरिया में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा जलोढ़ मृदा कहलाती है ना। बांगर पुरानी मृदा होती है और खादर नई बहाई नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को, मृदा को हम लोग खादर कहते हैं। उसके बाद आता है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का जो एरिया है वो सेकंड नंबर पे आता है, सबसे ज्यादा भू क्षेत्र कवर करता है लाल मिट्टी। उसके बाद आता है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी तीसरी सबसे बड़ी मिट्टी है जो एरिया वाइज पाई जाती है पूरे भारत में। तो काली मिट्टी भी कहते हैं, मतलब किस एक मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, तो वो कौन सा है? चरणोजम। कौन सा है? चरणोजम, है ना। कौन सा है? चरणोजम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। काली मिट्टी की बात करें तो इसमें ह्यूमस की अधिक मात्रा होती है, ह्यूमस की अधिक मात्रा होती है, ह्यूमस मात्रा अधिक होती है, इसी वजह से ये डार्क कलर की होती है, काले कलर की होती है, इसलिए काली मिट्टी कहा जाता है। और इसमें कपास की खेती होती है। किसकी खेती? कपास की खेती होती है। इसका नाम रेगुर मिट्टी भी है। कौन सा है? रेगुर मिट्टी भी है ना। ये भी बात आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ती है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या है? नहीं है। एल्युमिनियम उद्योग केंद्र पूछ लिया गया है, राज्य पूछ लिया गया है, जैसे कि दामन जोड़ी छत्तीसगढ़, जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड व रेणुकूट उत्तर प्रदेश। ये सारे क्या है? एल्युमिनियम उद्योग केंद्र है। कौन से है? एल्युमिनियम उद्योग केंद्र है। और राज्य आपको बताना है, जैसे दामन जोड़ी छत्तीसगढ़ है ना, दामन जोड़ी छत्तीसगढ़, जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड का है, और रेणुकूट तो आपको पता है यूपी का है। यूपी के पर्पज से यूपी स्पेशल के बारे में ही आपको रेणुकूट भी याद रखना चाहिए, है ना। ये रेणुकूट की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। अगर हम लोग बात करें दामन जोड़ी, तो दामन जोड़ी कहां पर है? ये उड़ीसा में है। कहां पे है? उड़ीसा में है। कहां पे है? उड़ीसा में। और ये किसके सहयोग से बना था, है ना? किसके सहयोग से बनाया गया था? किसके सहयोग से बनाया गया था ये? तो फ्रांस के सहयोग से। किसके? फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था यहाँ पे एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, है ना। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन। दामन जोड़ी कहाँ पे है? उड़ीसा में है ना। और छत्तीसगढ़ ये गलत दिया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ ये बिल्कुल गलत दिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। अगर हम लोग एल्युमिनियम उद्योग की बात करें तो भारत में सबसे पहला एल्युमिनियम उद्योग कब लगाया गया था 1937 में। 1937 में आसनसोल में। आसनसोल कहाँ पे है ये? आसनसोल कहाँ पे है ये? आपको बताना कहाँ पे है ये आसनसोल? कहाँ पे है ये? आसनसोल जेके नगर के पास, है ना। तो ये कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में। सबसे पहला अगर पूछ ले एल्युमिनियम उद्योग कहाँ पे लगाया गया है, तो आसनसोल के पास लगाया गया था जेके नगर में 1937 को, है ना। ये कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में, है ना। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है। कौन सी वो महाद्वीप, कौन से वो माउंटेन है या पर्वत है जो अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है? पहला है कोसियुस्को पर्वत, क्वीन मॉड पर्वत या यूराल पर्वत, है ना। कोसियुस्को पर्वत कहाँ पे है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है ये? ऑस्ट्रेलिया में है ये पर्वत। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। क्वीन मॉड पर्वत कहाँ पे है? ये अंटार्कटिका में है। यूराल पर्वत कहाँ पे है? रूस में है। कहाँ पे है? रूस में है। और ये एशिया और रूस का क्षेत्र है, रूस को ये यूरोप से अलग करता है ना। रूस को यूरोप से अलग करता है, यूरोप से अलग करता है, यूरोप से अलग करता है ये हमारा माउंटेन पर्वत, है ना। तो यूराल पर्वत कहाँ पे है? रूस में है। और ये यूरोप से अलग करता है रूस को। क्वीन मॉड पर्वत ये हमारा अंटार्कटिका में है और यही 2 भागों में विभाजित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है ना। देखिए, महासागरीय जलधाराएं आपने पढ़ा होगा, एक गर्म होती है, दूसरी ठंडी होती है ना। और
क्योंकि महासागरीय तरंगे पूरे वर्ष भर चलती हैं, तो गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, जहाँ का क्षेत्र जैसा होता है वहीं पे जलधाराएं मिलती है ना, और एक एरिया से दूसरे एरिया जाती हैं, तो गर्म जलधाराएं उस क्षेत्र को गर्म कर देती हैं, और जो ठंडी जलधाराएं आती हैं अगर उस क्षेत्र में आती हैं तो वहाँ के तापमान को गिरा देती हैं, है ना, ये बात याद रखनी है। तो कुछ धाराएं जैसे प्रशांत महासागर में, है ना, उत्तरी प्रशांत महासागर में कई धाराएं पाई जाती हैं ठंडी व गर्म, दक्षिणी प्रशांत महासागर में भी ठंडी व गर्म पाई जाती हैं, वैसे ही अटलांटिक महासागर में ठंडी गर्म, उत्तरी अटलांटिक में और दक्षिणी अटलांटिक में और हिंद महासागर में। आपको मैप के माध्यम से थोड़ा दिखाते हैं कि विभिन्न जलधाराएं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें अटलांटिक महासागर की, है ना, तो अटलांटिक महासागर की यहाँ पे अगर देखें तो ये है हमारा उत्तरी विस्वती धारा। उत्तरी विस्वती धारा आगे जाती है ना, आगे जाती है ना, और ये मिल जाती है आगे बढ़ती हुई, ये सारी क्या है, गर्म जलधारा है, क्योंकि विषुवत रेखा पे तापमान क्या है, बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से जो भी ऊपर जाएंगी जलधारा है वो क्या होंगी, गर्म होंगी। तो ये ऊपर जा रही है, क्या है, ये सारी क्या है, गर्म जलधारा है। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जलधारा है, क्या है, गर्म जलधारा है। फिर ये आगे बढ़ती है और ऊपर से नीचे आ रही कौन सी, लेब्राडोर की जलधारा। तो लेब्राडोर की जलधारा क्या है, ये ठंडी है, क्या है, ये ठंडी है। और फिर यही जलधारा आगे कन्वर्ट हो जाती है, फिर कैनरीज की जलधारा बनती है। तो कैनरीज की जलधारा कौन सी है, ऊपर से नीचे आ रही थी, ये क्या है, ये ठंडी जलधारा है। कौन सी है, ये ठंडी जलधारा है। अगर हम लोग दक्षिणी अटलांटिक की बात करें तो ये ब्राजीलियन धारा है जो कि गर्म है। फिर नीचे से ऊपर की ओर है ये फॉकलैंड की धारा, है ना, फॉकलैंड की धारा क्या है, ये ठंडी है। फिर आगे बढ़ती है ये जलधारा, आगे बढ़ती है, फिर आता है कौन सा, वेनेजुला की धारा, ये क्या है, ठंडी है। ये कौन सी है, ये ठंडी है। तो ये साइकिल पूरा होता है जलधारा का। ये सारे जितने भी अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं जलधाराएं, उन सबका समग्र जितना भी था उसमें दे दिया गया है इमेज के माध्यम से। अगर हम लोग प्रशांत महासागर की बात करें, है ना, प्रशांत महासागर की बात करें, इधर से देख लेते हैं, विस्वतीव्रत से महासागरीय धारा आती है। कुरेशियो की धारा, अगर पूछे कुरेशियो की धारा कौन सी है, तो ये गर्म जलधारा है ना। फिर ऊपर से आती है आयोशियो की धारा। आयोशियो की धारा क्या है, ये ठंडी है, क्या है, ये ठंडी जलधारा है। अगर हम लोग इधर आए तो आयोशियो की जलधारा फिर आगे क्या बढ़ती है, ये उत्तरी प्रशांत अपवाह बढ़ता है। फिर ऊपर चला जाता है ये अलास्का की धारा, ये भी क्या है, गर्म है। और एक जो इसका शाखा होती है नीचे की तरफ आती है जो कि ठंडी जलधारा है, ये कैलिफोर्निया की धारा। कौन सी, कैलिफोर्निया की धारा। कैलिफोर्निया की धारा कौन सी है, ठंडी जलधारा है ना। तो ये हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है उत्तरी प्रशांत महासागर का। अगर हम लोग दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करें तो ये धारा आती है, एक शाखा इधर आती है ना। फिर ये शाखा पश्चिमी वायु प्रवाह से फिर ऊपर जाती है, तो यहाँ पे कौन सा, हम्बोल्ट पेरू की धारा, है ना, हम्बोल्ट पेरू की धारा, ये कौन सी है, ये ठंडी जलधारा है। कौन सी है, ये ठंडी जलधारा है। तो ये साइकिल पूरा होता है प्रशांत महासागर का। अब देख लेते हैं कुछ हिंद महासागर जलधारा है ना। हिंद महासागर की जलधारा पर तो ओगलहास की धारा, ये क्या है, गर्म धारा है ना। और फिर आता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, ये क्या है, ठंडी जलधारा है। क्या है, ये ठंडी जलधारा है। अगर पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा पूछे, है ना, यहाँ पे क्या है, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा भी बहती है यहाँ पे, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। तो ये क्या है, ये गर्म है। पूर्वी क्षेत्र क्या है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा कौन सी है, गर्म है, ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। अगर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा पूछे तो ये हिंद महासागर की है, ये क्या है, ये ठंडी है। ये क्या है, ठंडी जलधारा है। ये बात आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि कौन सी ठंडी जलधारा, जैसे अलास्का की धारा क्या है, जैसे मैंने आपको दिखाया गर्म थी। फ्लोरिडा की धारा क्या है, गर्म है। मोजाम्बिक की धारा क्या है, गर्म है। लेकिन आयोशियो की धारा क्या है, ठंडी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पवने पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का मुख्य कारण है ना। जलवायु के विकास का मुख्य कारण है, आपको बताना है। व्यापारिक पवने, ध्रुवीय पवने, पछुआ पवने, मानसूनी पवने, है ना। आपको बताना है कौन सी इसमें। अगर हम लोग बात करें, अगर ये हमारा
पूरा ग्लोब है, मान लेते हैं पूरा पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी है ना, पूरा पृथ्वी है, तो ये क्या है हमारा विषुवत रेखा। कौन सा है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा है ना। यहाँ पे क्या है? व्यापारिक पवनें चलती हैं। यहाँ पे क्या है? व्यापारिक पवनें चलती है। देखिए पवनें 3 प्रकार की होती हैं, अस्थाई पवनें है ना, अस्थाई पवनें, अस्थाई पवनें है ना, अस्थाई पवनें, सामरिक पवनें, सामरिक पवनें और स्थानीय पवनें। कौन सी? स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें में जैसे इससे पहले क्वेश्चन हमने लिया था कि ब्लेजर्ड कहाँ की स्थानीय पवन है, ये चिनूक कहाँ की है ना, या हरमटन कहाँ की है, समूम कहाँ की है ना। तो ये सारे स्थानीय पवनें हैं। ये कहाँ की है? पर्टिकुलर किसी स्थान पे चलती है ना, स्थानीय पवनें। सामरिक पवनें में वो होती हैं जो जिनकी दिशा बदलती है हर 6 महीने में, जैसे कि मानसूनी पवनें। भारत का मानसून क्या है? ये सामरिक पवनें हैं है ना। इनकी दिशा उल्टी बहती है। अगर मान लीजिए कि पवनें इस तरफ चल रही हैं तो कुछ समय बाद पवनें फिर यहाँ से इधर की ओर चलेंगी है ना, उल्टा डायरेक्शन हो जाता है उनका। जैसे अगर हम लोग देखें भारतीय मानसून का, तो भारतीय मानसून अगर वर्षा ऋतु आती है गर्मी के समय है ना, तो विषुवत रेखा को पार करते हुए हमारे इंडिया में प्रवेश करती है। लेकिन जैसे जैसे मानसून खत्म होता है फिर वो 6 महीने बाद क्या होती है? वापस आती हैं। तो उनका डायरेक्शन क्या होता है? विषुवत रेखा की ओर हो जाता है ना। तो ये सारी क्या है? सामरिक पवनें हैं। जैसे आपने देखा होगा घाटी समीर है ना, स्थल समीर, जल समीर, ये सारे क्या है? सामरिक पवनें को उदाहरण। स्थानीय पवनें 2 हैं, स्थानीय पवनें 2 हैं। एक तो है व्यापारिक पवन। कौन सी है? व्यापारिक पवन। दूसरा है पछुआ पवन, पछुआ पवन। और तीसरा क्या है? ध्रुवा पवन। ध्रुवा पवन मतलब ध्रुवीय क्षेत्र पर चलने वाला ध्रुवा पवन है ना। तो पूछा गया है पश्चिमी यूरोपीय तुल जलवायु के विकास का मुख्य कारण है, तो वो पछुआ पवनें हैं। कौन सी है? पछुआ पवनें कहाँ से कहाँ तक चलती है ना, कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो 30 डिग्री से 60 डिग्री है ना, 30 डिग्री से 30-35 डिग्री, तो ये 60 डिग्री मतलब क्या है? 35 डिग्री। और इधर भी साउथ में भी और नॉर्थ में भी 35 से 60 डिग्री नॉर्थ, 35 से 60 डिग्री साउथ में जो हवाएं बहती हैं उनको क्या बोला जाता है? पछुआ पवन कहा जाता है। इसीलिए इनका नाम होता है चीखता साठा है ना, प्रचंड पचासा। पचासा क्या है? 50 डिग्री अक्षांश में मिलने वाली जो तीव्र हवाएं होती हैं। और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होती है? साउथ उत्तरार्ध में, मतलब दक्षिण में, गोलार्ध में है ना, साउथ गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड एरिया बहुत कम होता है, महासागरीय हवाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं है ना। तो ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु किसका कारण है? पछुआ पवन का कारण है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक मोटी कोयले की परत निम्न में से किस कोयला क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपको बताना है भारत में सर्वाधिक मोटी कोयले की परत निम्न में से किस आपको बताना है कि किस क्षेत्र में पाई जाती है। झरिया कोयला क्षेत्र, बोकारो कोयला क्षेत्र, सिंगरौली कोयला क्षेत्र या रानीगंज कोयला क्षेत्र। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है ना। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? ये हमारा झारखंड में है। बोकारो कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र ये भारत में सर्वाधिक मोटी कोयले की परत है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित पर विचार करें। आपको बताना है निम्नलिखित पर विचार करें। रिहंद, कन्हर, उत्तरी कोयल, उपरोक्त में से कौन सी नदियां सोन नदी की सहायक नदी है ना। आपको बताना है कि कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है। आपको बताना है इसमें से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक है ना। जैसे कि दे दिया गया रिहंद, कन्हर, उत्तरी कोयल। तो ये सारी ही सोन नदी की क्या है? सहायक नदी। रिहंद भी है, रिहंद पे रिहंद डैम भी बनाया गया है यूपी में। कन्हर है, उत्तरी कोयल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। सोन नदी निकलती कहाँ से? अमरकंटक से। कहाँ से? अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा,
आपको सुमेलित करना है, राज्य दे दिया गया है, विद्रोह दे दिया गया है। वेलुथम्पी विद्रोह कहाँ पे हुआ था, कोल विद्रोह कहाँ पे हुआ था, अहोम विद्रोह कहाँ पे हुआ था, तेभागा विद्रोह कहाँ पे हुआ था। तो आपको बताना है, कूट दे दिया गया है नीचे और साथ ही साथ सामने राज दे दिया गया। तो कौन सा विद्रोह किस राज्य में हुआ था, है ना, कौन सा विद्रोह किस राज्य में हुआ था आपको बताना है। जैसे वेलुथम्पी विद्रोह, वेलुथम्पी विद्रोह कहाँ पे हुआ था, केरल में हुआ था, है ना। वेलुथम्पी विद्रोह कहाँ पे हुआ था, केरल में हुआ था। कोल विद्रोह कहाँ पे हुआ था, झारखंड में हुआ था, ये बहुत अब सभी को पता होगा। अहोम विद्रोह ये असम में हुआ था। तेभागा विद्रोह कहाँ पे हुआ था, बंगाल में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का दो, है ना, बी का ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, वेलुथम्पी विद्रोह कहाँ पे हुआ था, केरल में हुआ था। कोल विद्रोह कहाँ पे हुआ था, झारखंड में हुआ था। अहोम विद्रोह कहाँ पे हुआ था, असम में हुआ था। तेभागा विद्रोह कहाँ पे हुआ था, बंगाल में हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। कहाँ पे, बंगाल में। और भी देख लेते हैं, जैसे कि सन्यासी विद्रोह मुख्य क्षेत्र कौन सा रहा, फकीर विद्रोह, है ना। और सन्यासी विद्रोह का जिक्र किसमें मिलता है, आनंद मठ में, है ना, आनंद मठ में मिलता है सन्यासी विद्रोह का। और फकीर विद्रोह है यहाँ पे नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, है ना, संथाल विद्रोह। ये सब कहाँ के हैं, सारे बंगाल के हैं। अगर हम लोग बात करें झारखंड की, तो झारखंड का कोल विद्रोह सबसे प्रसिद्ध रहा है ना, कोल विद्रोह है। यहाँ पे मुंडा विद्रोह, यहाँ बिरसा मुंडा इसके राजनेता थे, है ना, नेता थे इसके मुख्य। और पहाड़िया विद्रोह भी कहाँ का है, ये हमारा झारखंड का पहाड़िया विद्रोह, है ना। पहाड़िया विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब कहाँ के हैं। असम का एक और विद्रोह है, असम का पागलपंथी विद्रोह कहाँ का है, ये हमारा असम का है। और अहोम विद्रोह भी कहाँ का है, असम का है। ये बात आपको याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। क्या है स्टेटमेंट, भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। ये किस समाचार पत्र ने कहा था, समाचार चंद्रिका, सहचर, मदोव्रत या इंदु प्रकाश। तो आपको बताना है किस समाचार पत्र ने इसको क्या कहा था, रेल क्या है, भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। क्या है, हथकड़ी है। तो ये कौन सा समाचार पत्र था, सहचर था। कौन सा था, सहचर था। सहचर समाचार पत्र में कहा गया कि हमारा भारत में रेल का विकास क्या है, एक हथकड़ी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने खटौली, इसे खतौली भी बोला जाता है, खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, राणा कुंभा, राणा सांगा, बाबर या राणा रतन सिंह। तो आप सभी को पता है खतौली का युद्ध 1518 में हुआ था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बाबर के साथ राणा सांगा का युद्ध कौन सा हुआ था, खानवा का। कौन सा हुआ था, खानवा का। और इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कौन सा हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक परंगना को खजाने का प्रभावी अधिकारी होता था। परंगना के खजाने का प्रभारी अधिकारी होता था, आपको बताना है फौजदार, आमिल, सिकदार या फौजदार। तो आपको बताना है कौन होता था इसमें परंगना के खजाने का प्रभारी अधिकारी, है ना। अगर हम लोग बात करें प्रशासन की बात करें मुगल काल का, तो ये प्रांत में बटा रहता था, है ना। प्रांत जिसे हम लोग सूबा भी बोलते थे, उस समय मुगल काल में सूबा होता था, सूबा। और उसके नीचे जो प्रशासन रहता था, जैसे राज्य हो गया, उसके नीचे जिला को क्या बोला जाता था, सरकार बोला जाता था। आज के समय वो क्या है, जिले के रूप में अगर उसको देख सकते हैं आप लोग, जिला होता था सरकार के रूप में। सरकार, फिर नीचे क्या होता था, परंगना। क्या होता था, परंगना। तो ये हमारा शासन व्यवस्था था मुगल काल का। प्रांत था, प्रांत के नीचे सरकार था, सरकार के नीचे क्या था, परंगना था। तो पूछा गया है परंगना के खजाने का प्रभावी अधिकारी। ये परंगना मान लीजिए गांव है, तो गांवों के खजाने का प्रभारी अधिकारी को क्या कहा जाता था, वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसे क्या कहा जाता था, पोतदार। क्या बोला जाता था,
पोतदार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? पोतदार। अगर सबसे ज्यादा बात करें मुगल प्रशासन में, है ना, तो सूबेदार, है ना, सूबा है तो सूबेदार क्या होता था? यहाँ इसका मुखिया होता था। तो प्रांतों में शांति से स्थापित, है ना, अगर सूबेदार की बात करें, सूबेदार तो ये प्रांत में शांति स्थापित करता था। प्रांत में शांति स्थापित करता था। शांति स्थापित करने का कार्य क्या किसका था? ये सूबेदार का था, कि यहाँ पे किसी प्रकार के कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए। तो किसका काम था? सूबेदार का था, है ना, प्रांत में सूबेदार रहता था। अगर बात करें दीवान की, तो प्रांत में जो राजस्व प्रधान होता था, राजस्व प्रधान, उसे क्या बोला जाता था? दीवान। क्या बोला जाता था? दीवान, है ना, दीवान। बख्शी क्या होता था? बख्शी होता था ये प्रांत का ही सैन्य अधिकारी। क्या होता था? सैन्य अधिकारी होता था। सैन्य अधिकारी, बख्शी सैन्य अधिकारी होता था ये, है ना। ये सारा क्या है? मुगल प्रशासन का है। किसका है ये? मुगल प्रशासन का है। किसका है ये? फौजदार होता था, जिले का प्रधान। फौजदार क्या था? ये जिले का प्रधान था। किसका था? जिले का प्रधान था। जिले का प्रधान था ये, जिले का प्रधान था, है ना। जिले का प्रधान होता था, है ना, जिले का प्रधान होता था। ये प्रधान फौजी अधिकारी होता था। कौन? फौजदार। तो ये जिले का होता था, ठीक है। आमिल क्या होता था? ये जिले का राजस्व अधिकारी होता था। देखिए, जैसे प्रांत में राजस्व प्रधान दीवान होता था, वैसे ही जिले में आमिल क्या होता था? ये राजस्व अधिकारी होता था। क्या होता था? ये राजस्व अधिकारी होता था, है ना। क्योंकि हमारा जो मुगल प्रशासन 3 भागों में बटा हुआ था, प्रांत में, सरकार में, परंगाना में। जैसे अगर आप आज से रिलेट करें तो हमारा सूबा क्या था? केंद्र सरकार था। उसके नीचे आएंगे तो सरकार क्या था? वो हमारा राज्य स्तर का सरकार था। परंगना जिले स्तर का था। वैसे ही परंगना जिले का अधिकारी कौन था? फौजदार था, है ना। और उसका आमिल क्या था? ये राजस्व प्रधान होता था, आमिल। वैसे ही प्रांत में राजस्व प्रधान कौन होता था? दीवान होता था, ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन। पोतदार क्या होता था? ये खजाने का प्रभारी अधिकारी होता था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांग्रेस के कराची अधिवेशन से संबंधित नहीं था, है ना। कराची अधिवेशन से संबंधित नहीं था, आपको बताना कौन सा। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा, गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर दिया गया। तीसरा, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। चौथा, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की गई। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें कराची अधिवेशन से संबंधित नहीं था। कराची अधिवेशन से संबंधित नहीं था, है ना। अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबद्ध प्रस्ताव की, है ना, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संबंध प्रस्ताव पारित किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया, ये भी बिल्कुल बात सही है। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया, ये भी बिल्कुल बात सही है। अगर देखिए कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना करना, तो ये लखनऊ अधिवेशन में हुआ था 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। और ये लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। तो ये गलत है, ये लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। पूछा गया था कराची अधिवेशन के बारे में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संस्था दे दिया गया है और संस्थापक दे दिया गया है। भारतीय सुधार समिति दादा भाई नौरोजी, एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब, इंडिया होम रूल सोसाइटी श्याम जी कृष्ण वर्मा, या भारत माता सोसाइटी जतिन मोहन चटर्जी। तो आपको बताना है इनमें से एक सही नहीं है, बाकी इसमें सही है। तो आपको बताना है वो कौन सा गलत ऑप्शन हमारा, कौन सा इसमें गलत है ऑप्शन हमारा। इसके बात करें भारतीय सुधार समिति, तो इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने करा था, है ना। इनको दादा भाई नौरोजी ने 3 बार भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, है ना। 1906 में इन्होंने स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी।
एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन, है ना, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने करी थी। बदरुद्दीन तैयब क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुसलमान अध्यक्ष थे ये बदरुद्दीन तैयब। लेकिन एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था, है ना। तो इनका ये गलत हो जाता है, सर सैयद अहमद खान ने किया था, अहमद खान ने इसकी स्थापना करी थी। तो ये गलत हो जाता है, जो कि गलत ही पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था, ये भी बिल्कुल बात सही है। और भारत माता सोसाइटी जतिन मोहन चटर्जी ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक घटना सबसे बाद में हुई? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, है ना, कब हुई? तो 1911 में। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हुई, है ना। तो आपको बताना है कौन सा इसमें हुआ था, कौन सा इसमें पहले हुआ था, है ना, कौन सा इसमें पहले हुआ था। अगर हम लोग बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार तो 1913 में मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, बात कब हुई थी? 1911 में हो गई थी, लेकिन फाइनली कब स्थानांतरित हुआ? 1912 में, है ना। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1916 में। कब करी गई थी? 1916 में। कब की गई थी? 1916 में, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1915 में। कब हुई थी? 1915 में। तो पूछा गया है कौन सी घटना सबसे बाद में हुई है? तो सबसे बाद में हुई मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। अगर पूछ लेता है इसमें सबसे पहली कौन सी घटना हुई है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित। घोषणा कब की गई? दो क्वेश्चन बनता है कि घोषणा कब की गई थी, स्थानांतरित कब हुई फाइनली? तो घोषणा 1911 में ही हो गई थी, बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। और साथ ही साथ जो हमारी राजधानी थी उसको कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, घोषणा की गई थी, लेकिन 1912 में ये फाइनली स्थानांतरित हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार, है ना, ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित करें। मुस्लिम लीग का गठन, कानपुर षड्यंत्र का मामला, सूरत विभाजन या रैले कमीशन, कौन इसमें पहले आया था? अगर रैले कमीशन की बात करें तो ये 1902 का है, 1902। सूरत विभाजन 1907। कानपुर षड्यंत्र केस कब आया था? कानपुर षड्यंत्र मामला 1924 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। तो आपको सजाना है कौन सा सबसे पहले हुआ था। तो रैले कमीशन पहले 4, उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन 1, फिर उसके बाद सूरत विभाजन 3, उसके बाद सबसे बाद में कानपुर षड्यंत्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। ईयर हमने सामने लिख दिया, तो आपको इसमें ये कोड को चुनने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी? क्या कहा कि शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी थी? लॉर्ड कर्जन, अश्वनी कुमार दत्त, लाला लाजपत राय या लॉर्ड डफरिन। तो आपको बताना है कौन से ऐसे किसने कांग्रेस के सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक सम्मेलन कहा था। तो वो कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई? साइमन कमीशन के विरोध में इन पे लाठीचार्ज किया गया था। लाठीचार्ज के बाद 1 महीने बाद इनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो लाला हरदयाल ने कहा था कि जो हमारा कांग्रेस है, क्योंकि ये गरम दल से संबंधित है, और कांग्रेस के सम्मेलनों को इन्होंने कहा कि शिक्षित भारतीयों के वार्षिक मेले के समान है ये राष्ट्रीय सम्मेलन। तो ये बात किसने कही थी? लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। लॉर्ड कर्जन के समय ही क्या हुआ था हमारा? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था हमारा विभाजन, बंगाल का विभाजन हुआ था, है ना। लॉर्ड डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना। ये बात याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ? ऑप्शन ए है इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक बार भी नहीं हुआ है ना।
यूपी की बात चल रही है ना, उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन है ये कि कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन इन निम्नलिखित जिलों में नहीं हुआ, जैसे इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा आगरा। आगरा में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। लखनऊ का अधिवेशन हुआ था 1936 में, है ना। इलाहाबाद का हुआ था जो अब प्रयागराज बन गया। मेरठ में भी हुआ था। अगर कुल अधिवेशन की बात करें, यूपी में 9 अधिवेशन हुए थे। कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 9 अधिवेशन हुए थे। कितने हुए थे? 9 अधिवेशन हुए थे, है ना। ये बात भी आपको इसमें याद रखनी है। ओके, अगर हम लोग बात करें इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में एक तो 1888 में हुआ था, है ना। 3 बार यहाँ पे हुआ। 1888 में हुआ था, 1892 में हुआ था, है ना। दूसरी बार कब हुआ? 1892 में हुआ। तीसरी बार कब हुआ? 1910 में हुआ। 1910 में हुआ। 3 बार ये लखनऊ में हुआ था, है ना। लखनऊ में हुआ था, सॉरी इलाहाबाद में हुआ। लखनऊ की बात करें तो 1899 को ये हमारा लखनऊ में हुआ। फिर ये हुआ कब? 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916 में हुआ। कब हुआ फिर? 1936 में ये हमारा हुआ। अगर आगरा की बात करें, है ना, आगरा की इसकी बात करें मेरठ की, तो ये 1946 में, है ना। मेरठ का अधिवेशन हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। कब हुआ था ये? 1946 में। 1946 में, है ना, मेरठ का अधिवेशन। अगर बनारस का अधिवेशन पूछे, बनारस में भी एक अधिवेशन हुआ था। तो कब हुआ था ये बनारस का अधिवेशन? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। कानपुर का अधिवेशन, कानपुर में भी एक अधिवेशन हुआ था। तो कानपुर का अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में। कब हुआ था? 1925 में। सारे अधिवेशन मैंने बता दिया आपको। इलाहाबाद में 3 हुए थे, 1888, 1892 और 1910 में। 1910 में। लखनऊ में 3 अधिवेशन हुए थे, 1899, 1916, 1936 में, है ना। मेरठ में 1946 में हुआ था, बनारस में 1905 और कानपुर में 1925, है ना। तो सारे अधिवेशन मैंने आपको बता दिए यूपी के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है आपको सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, आपको बताना है ना, कौन सा सही होगा। अगर बात करें 10 सोशलिस्ट किसकी बुक है? नवयुग, धूमकेतु और निर्बल सेवक, है ना। निर्बल सेवक ये किसकी पुस्तकें आपको बताना है। तो 10 सोशलिस्ट किसकी है? काजी नजरुल इस्लाम की है। किसकी है? काजी नजरुल इस्लाम की है ना। किसकी है? श्रीपाद 10 सोशलिस्ट किसकी है? ये है श्रीपाद अमृत की है ना। यहाँ पे एक गलत हो गया, किसका होगा ये? श्रीपाद अमृत डांगे का होगा, है ना। नवयुग किसकी है? मुजफ्फर अहमद की है। किसकी है? मुजफ्फर अहमद की है। धूमकेतु किसकी है? ये काजी नजरुल इस्लाम की है ना। काजी नजरुल इस्लाम की है। निर्बल सेवक राजा महेंद्र प्रताप की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी का 3 ही होगा और डी का 4 ही होगा। तो एक ही ऑप्शन मिलता है हमारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। द सोशलिस्ट किसका है? श्रीपाद अमृत डांगे का। नवयुग किसका है? मुजफ्फर अहमद का। धूमकेतु किसका है? काजी नजरुल इस्लाम का है। निर्बल सेवक किसका? राजा महेंद्र प्रताप का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कथन कारण। कॉर्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। दूसरा है, जिला कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियों में और वृद्धि कर दी गई। आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, है ना। जिला कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियों में और वृद्धि कर दी गई। देखिए, अगर अभी कथन की बात करें, कॉर्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था, बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये बात हमारा गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। जिले के समस्त अधिकार किसके? कलेक्टर के हाथों में होते थे, है ना। कॉर्नवालिस कोड की स्थापना 1793 में की गई थी। कॉर्नवालिस ने करी थी, है ना। इन्होंने ही अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना करी थी, है ना। ये बात याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वायसराय गवर्नर जनरल ने तिब्बत के गुरु दलाई लामा पर रूस की ओर झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में हस्तक्षेप किया था? कहने का मतलब क्या है? कौन से वायसराय गवर्नर जनरल थे जिन्होंने गुरु दलाई लामा पर रूस के ओर झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में हस्तक्षेप किया? लॉर्ड एल्गिन,
लॉर्ड डफरिन, है ना, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो आपको बताना है कौन से ये गुरु थे, कौन से ये गुरु थे, है ना। तो आपको बताना है लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डफरिन, है ना। अगर कांग्रेस की स्थापना की बात करें, कांग्रेस की स्थापना के समय कौन सा वायसराय था, तो वो लॉर्ड डफरिन थे, है ना। तो लॉर्ड कर्जन ने ही दलाई लामा पर आरोप लगाया था, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में, 1905 में, है ना। ये बात आप याद रखिएगा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हमारा 1919 का एक्ट आया था, 1919 का एक्ट आया था, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा कि एम स्ट्रिप्स का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है। जलवायु परिवर्तन से, हाथियों के संरक्षण, बाघों की निगरानी से, आर्द्र भूमि संरक्षण से, है ना। तो आपको बताना है किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है। तो एम स्ट्रिप्स ये एक टेक्नोलॉजी है बाघों के जनसंख्या गिनने के लिए, बाघों की संख्या को गिनने के लिए एक ये टेक्नोलॉजी है एम स्ट्रिप्स। इसका प्रयोग किया जाता है बाघों की निगरानी के लिए, किसके, बाघों के निगरानी के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। हाथियों के संरक्षण से संबंधित था, हाथी जो संरक्षण स्टार्ट हुआ था वो 1992 में, है ना, 1992 में। और बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में स्टार्ट हुआ था, है ना। आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित क्या है हमारा, वेटलैंड, है ना, आर्द्र भूमियां जो हमारा आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है ये, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सारे अनुभव हमें यही बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। ये भारत के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसका है ना। क्या है, सारे अनुभव हमें यही बतलाते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप हो सकती है। ये किसने इसका प्रयोग किया है आपको बताना है, किसने इसका प्रयोग किया है। तो इसका किसने प्रयोग किया था, चार्ल्स वुड ने, चार्ल्स वुड ने इसका प्रयोग किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आगरे के किले का निर्माण जहांगीर ने करवाया था या काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है ना। तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। आगरे के किले का निर्माण जहांगीर ने कराया था, बिल्कुल गलत। आगरे के किले का निर्माण किसने कराया था, अकबर ने कराया था। मुगल काल का सबसे प्रतापी शासक, सबसे अच्छा शासक, महान शासक कौन माना जाता है, अकबर माना जाता है। इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाया, जजिया कर पर रोक लगाया, है ना, और यात्रा कर पर, तीर्थ यात्रा कर पर उन्होंने रोक लगाया। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा सत्य है, केवल दूसरा सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक शासक का वैष्णव उपनाम नागरीदास था। क्या था, नागरीदास था, जिसने कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे, है ना। किस एक शासक का वैष्णव उपनाम, है ना, वैष्णव उपनाम इनका क्या था, नागरीदास था, जिसने कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे। राजा सामंत सिंह, राजा छत्रसाल, राजा हरि सिंह या राजा कुशाल सिंह। तो आपको बताना है उस राजा का क्या नाम था, उस राजा का क्या नाम था। तो इन राजा का क्या नाम था, राजा सामंत सिंह। क्या नाम था, राजा सामंत सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। इन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में क्या लिखे थे, छंद लिखे थे ना। ये बात भी आप याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन को। पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किस उपनिषद में मिलता है ना। क्वेश्चन क्या है कि उपनिषद, पुनर्जन्म का जो स्पष्ट उल्लेख है पहली बार किस उपनिषद में मिलता है, किस उपनिषद में मिलता है। मुंडोक उपनिषद, ईसोप उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या छंदोक उपनिषद। तो आपको बताना है किस उपनिषद में मिलता है। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है ना, पुनर्जन्म का स्पष्ट वर्णन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पांडे शासकों का राजकीय चिन्ह मछली था। पांडे शासकों की प्रथम राजधानी मदुरा थी। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो सत्य कथन बताना है आपको, है ना। तो पांडे शासकों की राजधानी मछली थी, ये बिल्कुल सही है इनकी, लेकिन प्रथम राजधानी मदुरा नहीं थी। तो ये बात हमारी गलत हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन।
बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, राजवंश दे दिया गया और सामने स्थान दे दिया गया है, तो आपको राजवंश बताना है, साथ ही साथ स्थान बताना है कि ये कहाँ पर हुआ, कहाँ पर ये हुआ, कहाँ पे ये संबंधित है ना। पुष्यभूत वंश ये थानेश्वर बिल्कुल सही है। मैत्रक वंश ये वल्लभी ये भी बिल्कुल सही है। मौखरी वंश ये कन्नौज ये भी बिल्कुल सही है। चंद्रवंश मगध है ना, तो चंद्रवंश मगध से संबंधित नहीं था, यही हमारा गलत हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, है ना। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में विचार करे, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के भारत में सबसे बड़ी बस्ती है ना। दूसरा है, यह हरियाणा राज्य में स्थित है ना। धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात में है। और सबसे पहला हड़प्पा काल का पहला साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान मिला है उसको, कौन सा, धौलावीरा। तो ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, ये 2500 से 1750 बीसी के अंतर्गत इसका कार्यकाल है ना, इसका काल क्षेत्र है। भारत हड़प्पा स्थल की बात करें तो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, सबसे बड़ा हड़प्पा शहर कौन सा था, मोहनजोदड़ो था। भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा कौन सा है, राखीगढ़ी है ना। कौन सा है, राखीगढ़ी है। तो ये धौलावीरा कहाँ पे है, ये हरियाणा में ना स्थित होकर कहाँ पे, गुजरात में है। तो ये हमारा गलत हो जाता है, असत्य कथन पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों ही असत्य कथन। ये सबसे बड़ी बस्ती नहीं है ना, सबसे बड़ी बस्ती नहीं है, तो दोनों ही असत्य कथन चुनना है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों में कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है। दीन-ए-इलाही की स्थापना, दास प्रथा का अंत, मजार की घोषणा या तीर्थकर की समाप्ति। तीर्थकर यात्रा है ना, जो तीर्थकर लगता था, तीर्थ यात्रा करने वालों पर जो टैक्स लगाया जाता था उसको समाप्त किया। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई है ना, और क्या किया इन्होंने, दास प्रथा का अंत किया। तो मुगल काल में अकबर द्वारा किए गए कार्य है ना, जैसे दास प्रथा का 1562 में किया इन्होंने, है ना। 1562 में किया है ना। दीन-ए-इलाही की स्थापना कब किया था इन्होंने। और तीर्थकर यात्रा 1563 में है ना। तीर्थकर यात्रा 1563 में। जजिया कर 1564 में। अगर जजिया कर की बात करता तो 1564 में है ना, ये बात याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी है ना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की, तो 1571 में है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अंतिम स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मजहर की घोषणा। किसका हो जाएगा, मजहर की घोषणा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। बढ़ती है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किस एक ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण प्रदान किया था। क्वेश्चन क्या है कि महान शासक थे वसुबंध को संरक्षण प्रदान किया था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। तो आपको बताना है किसने संरक्षण प्रदान किया था। तो वो कौन थे, समुद्रगुप्त थे। कौन थे, समुद्रगुप्त थे। गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी, श्रीगुप्त ने करी थी। किन्होंने करी थी, श्रीगुप्त ने करी थी। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच बनते हैं, उसके बाद महान शासक कौन थे, चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम है ना। चंद्रगुप्त का पुत्र था ये समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बाद कौन बनता है, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय बनते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्होंने शकों पर विजय के बाद भारी मात्रा में चांदी के सिक्के जारी किए थे, भारी मात्रा में। और इनके राज दरबार में 8 अष्ट दिग्गज रहते थे ना, 9 दिग्गज रहते थे है ना। समुद्रगुप्त, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये वीणा वादक थे, इनको कविताएं वीणा बजाना पसंद था समुद्रगुप्त को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ये। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, बहमनी राज के किस शासक ने हिंदुओं से जजिया ना लेने का आदेश दिया था। कौन से थे, बहमनी राज्य के थे ये। और किस शासक ने कहा था कि हिंदुओं से जजिया कर ना लिया जाए, है ना। जजिया कर ना लिया जाए। तो कब, तो कौन थे वो, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, फिरोज शाह बहमनी,
ताजुद्दीन, फिरोज शाह या इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था वो कौन थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे। कौन थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राजवंश दे दिया गया और सिक्के के धातुएं दे दिए गए, जैसे कुषाण स्वर्ण व ताम्र है, गुप्त स्वर्ण व रजत है, सातवाहन स्वर्ण है, या कलचुरी स्वर्ण रजत व ताम्र है। देखिए सातवाहन ने स्वर्ण सिक्के नहीं जारी किए, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। इन्होंने सीसा का जारी किया था, चांदी का जारी किया था, लेकिन स्वर्ण का जारी नहीं किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बाकी बिल्कुल सही है। कुषाण स्वर्ण व ताम्र स्वर्ण सिक्के के जो क्वालिटी वाले स्वर्ण सिक्के जारी किया था कुषाण शासकों ने। गुप्त वंश ने स्वर्ण व रजत सिक्के सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किया था। क्यों? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने जारी किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है, सुमेलित करना है, स्टेडियल किस से संबंधित, किस हार्मोन क्रिया से? सर्टोली कोशिकाएं, मेरु रज्जु या सेरिब्लम? आपको बताना है किससे संबंधित है ये, है ना, किससे संबंधित है ये। है ना, अगर हम लोग बात करें स्टेडियोल, ये नारी विकास हार्मोन है ना, नारी विकास हार्मोन है ये। सर्टोली कोशिकाएं ये वृषण से संबंधित है ना। मेरु रज्जु ये प्रतिवर्ती क्रियाएं से होती हैं। सेरिब्रम ये इसमें स्मरण क्षमता होती है। तो सारे ही सही सुमेलित हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। सारे ही सुमेलित हैं तो इसमें कुछ करना नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है? बहिर्स्रावी ग्रंथि नहीं है, आपको बताना है बहिर्स्रावी ग्रंथि। जैसे ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, एक बहिर्स्रावी होती है, एक अंतःस्रावी होती है। बहिर्स्रावी में क्या होता है? ये डक्टिलेस होती है ना, डक्टिलेस होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिर्स्रावी ग्रंथियां मतलब उसमें डक्ट होता है ना, इसमें नलिका होती है, नलिका होती है, नलिका होती है इसमें, है ना, नलिका होती है। और अगर अंतःस्रावी की बात करें तो डक्टलेस नलिका विहीन होती है ना। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि नहीं है, आपको बताना है। और इसमें क्या है? इसमें एंजाइम का स्राव होता है। क्या होता है? इसमें एंजाइम का स्राव होता है ना, एंजाइम का स्राव होता है। तो पूछा गया है कौन सा नहीं है ना, कौन सा नहीं है इसमें, कौन सा इसमें नहीं है? तो दुग्ध ग्रंथियां भी बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं, है ना, स्वेद ग्रंथियां भी हैं, है ना। तो इसमें कौन सा नहीं है? कौन सा इसमें नहीं है? कौन सा इसमें नहीं है आपको बताना है ना। तो इसमें कौन सा नहीं है? थाइमस ग्रंथियां। थाइमस ग्रंथियां क्या है? अंतःस्रावी है। कौन सा है? इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। कौन सी है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या है? ये हमारा अंतःस्रावी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बेसोप्रेसिन की अधिकता से क्या होता है? बेसोप्रेसिन की अधिकता से क्या होता है? मूत्र तनु होता है, रुधिर गाढ़ा होता है, या रुधिर दाब घट जाता है, या रुधिर दाब बढ़ जाता है? रुधिर दाब घट जाता है या रुधिर दाब बढ़ जाता है? तो आपको बताना है कि वेसोप्रेसिन की अधिकता से क्या होता है? वेसोप्रेसिन की अधिकता से क्या होता है? तो ये हमारा पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि में ये मास्टर ग्लैंड होता है, मास्टर ये ग्रंथि होती है ना, मास्टर ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। तो उसी से ही संबंधित है। ये क्या होता है? रुधिर दाब बढ़ा देता है, रुधिर मतलब बीपी को बढ़ा देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। किससे संबंधित है? वेसोप्रेसिन। अगर वेसोप्रेसिन की अधिकता होगी तो रुधिर का दाब बढ़ जाता है। अगला है, गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है? अधिक दाब पर हीलियम रक्त में विलय होती है ना। तो आपको बताना है क्या कारण है। क्या कारण है कि गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा हीलियम का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम का प्रयोग किया जाता है ना। हीलियम की बात करें तो ये सबसे हल्की आज्वलनशील गैस होती है ना, वायुमंडल में हीलियम। तो
कह रहा है कि गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। अधिक दाब पर हीमोग्लोबिन रक्त में विलय हो जाता है। विलय नहीं होता, अविलय होता है। क्या होता है? अविलय होता है ना, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा बात बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। ए सही है परंतु आर गलत है ना, ए सही है परंतु आर गलत है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 273 के होता है। दूसरा है अल्कोहल का क्वथनांक जल के क्वथनांक से कम होता है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। पूछा गया है कि केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? 273 केल्विन होता है। दूसरा है अल्कोहल का क्वथनांक जल के क्वथनांक से कम होता है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। गलत है, एक सही है कि दो सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है। तो आपको बताना है क्या इसमें सही है। देखिए, अल्कोहल का क्वथनांक जल के क्वथनांक से कम होता है, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है हमारा? 373 होता है। कौन सा होता है? 373 केल्विन होता है। तो ये गलत हो जाता है हमारा, ये सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। अगला है, हल्दी में किस प्रकार का वर्णक होता है? हल्दी में किस प्रकार का वर्णक पाया जाता है? तो आपको बताना कौन सा वर्णक पाया जाता है। जेंथोफिल, है ना, लाइकोपीन, एंथोसाइमिन, या इनमें से कोई नहीं। एंथोसाइमिन या इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें लाइकोपीन, तो लाइकोपीन टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टमाटर में। और एंथोसाइमिन किस में पाया जाता है? सेब में। किसमें? सेब में। और जेंथोफिल का पाया जाता है हल्दी में। ये हल्दी का वर्णक है जिससे पीला रंग होता है। एंथोसाइनिन सेब का वर्णक है और टमाटर है लाइकोपीन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। अगला है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मूल राशि दे दिया गया है, एसआई मात्रक दे दिया गया है, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडला, उष्मागतिकी ताप केल्विन, या द्रव्यमान मिलीग्राम। तो आपको बताना है इसमें मूल राशि दे दिया गया है और एसआई मात्रक दे दिया गया है ना, एसआई मात्रक दे दिया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा, है ना। तो देखिए, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, बिल्कुल सही है। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है, बहुत आसान है। उष्मागतिकी ताप का केल्विन होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? फल दे दिया गया, खाने योग्य भाग दे दिया गया है ना। फल दे दिया गया और खाने योग्य भाग दे दिया गया है। पूछा गया है सेब, सेब का पुष्पासन खाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। काजू का बीज पत्र खाया जाता है, ये भी बात सही है ना। लीची का एरल खाया जाता है ना, ये भी बात सही है। गेहूं का फल भित्ति, है ना, तो गेहूं का क्या खाया जाता है? भूड़ कोष खाया जाता है। क्या खाया जाता है? भूड़ कोष खाया जाता है। तो ये हमारा गलत हो गया, जो कि गलत ही पूछा था, एक सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख शब्दावलियां दे दिया गया है, संबंधित उत्पाद दे दिया गया है। आपको लगाना है इसको सही, है ना, सही सुमेलित कौन सा है आपको लगाना है। देखिए, मेरीकल्चर मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। मेरीकल्चर यही है। मोरीकल्चर क्या है? शहतूत की खेती होती है। सिल्वीकल्चर क्या है? हमारा वन संवर्धन है। और ओलीकल्चर क्या है? हमारा जैतून का संरक्षण है। ये बिल्कुल बात चारों सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? जैसे एपीकल्चर, एपीकल्चर किससे है? एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित, किससे है? मधुमक्खी। सेरीकल्चर क्या है? ये रेशम से संबंधित है। पिसीकल्चर क्या है? मत्स्य पालन से संबंधित है ना, मत्स्य पालन से संबंधित है। पोमोलॉजी क्या है? फलों से संबंधित है ना। माइकोलॉजी क्या है? कवक का अध्ययन कहलाता है। तो मोरीकल्चर, मेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, ओरीकल्चर अगर आपको नहीं पता था तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि मेरीकल्चर क्या होता है? मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन है। मोरीकल्चर मतलब शहतूत की खेती, और सिल्वीकल्चर मतलब वन संवर्धन, और ओरीकल्चर मतलब जैतून का संरक्षण। ऑलराइट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषाणु रहित बीमारियों के संबंध में सही है? विषाणु से होने वाले रोग, है ना, विषाणु वायरस से होने वाले रोगों के बारे में क्या है? सही है। मम्स, रेबीज, हर्पीज। दूसरा है तपेदिक, हर्पीज, रेबीज। छोटी माता कैंसर, तपेदिक, या कैंसर, तपेदिक, पोलियो।
है ना, तो आपको बताना है विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग होता है हमारा मम्स, रेबीज और हर्पीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। जैसे जीवाणु से टिटनेस रोग होता है ना, जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से जैसे टिटनेस हो गया, है ना, टिटनेस हो गया, है ना, ये सब किससे हैं, जीवाणु से होने वाले रोग। टिटनेस हो गया, और क्या हो गया, जैसे कि हमारा टाइफाइड हो गया, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड रोग हो गया, है ना, और क्या हो गया, और जैसे कि हमारा क्षय रोग, टीबी, क्षय रोग, टीबी, ये भी क्या है, जीवाणु से होने वाला रोग है। विषाणु से एड्स, है ना, एड्स, है ना, है ना, एड्स हो गया, और भी क्या है, पोलियो, रेबीज है, चेचक है, चेचक, छोटी माता, पोलियो, ये सब किससे हैं, विषाणु से हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग न्यूट्रॉन मंदकों के रूप में किया जाता है, भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड या उपरोक्त सभी, है ना। तो बताना है कि किसका प्रयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, है ना, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें सही है। तो भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है, बेरिलियम ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ये सारे ही सही हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। तो ये था आज का हमारा टेस्ट 8 जो कि ध्येय आय से संबंधित है। आगे के क्वेश्चन हम लोग सेट 3 में लेके आएंगे, जितने भी क्वेश्चन इसके आगे जितने भी होंगे, जो कि हमने रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को अलग रखा है। सबसे बाद में हम एक अलग क्लास लेके सारे जितने भी टेस्ट हुए हैं हमारे 10 टेस्ट ध्येय आईएएस के फेज 1 के, उन सबको हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। तो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।